अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँचे हैं, जहाँ पर वो ईरानी हुकाम के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे और अहम पैगाम रसानी के साथ साथ कुछ अहम मामलात को आगे बढ़ाने की पाकिस्तान की कोशिशें ताहाल जारी हैं। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ख्वाहिशमंद थे कि ईरान के साथ जल्द अज जल्द मुआहिदा हो। लेकिन फिर अचानक इसराइली मीडिया और कुछ दीगर ज़राए से दोबारा खबरें रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि अमेरिका एक मरतबा फिर ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। क्या अब तक जितना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए हैं, क्या एक मरतबा फिर अमेरिका उन सब को सबोताज करेगा, या जिस तरह ईरान के खदशात हैं कि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, जो भी बातचीत तय होती है अमेरिका उस पर अमल दरामद नहीं करता, क्या एक मरतबा फिर एतमाद की इन काविशों को धक्का पहुँचेगा, या पाकिस्तान इन तमाम तर क्रिटिकल सूरत हाल के दौरान इन मामलात को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। इस पर बात करेंगे और इसके साथ बात करेंगे कुछ मुल्की दाखिली सियासी और मुआशी सूरत हाल की, जिसके हवाले से कहा ही जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम की जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो गई हैं। अगरचे कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा ने इस बात की तो तस्दीक की है कि कुछ चैलेंजेस है जिनके पेश नज़र इन अमूर पर गौर होना चाहिए, लेकिन अभी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोई इकदाम शुरू नहीं किया। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि मुसवदा नंबर 1 मुसवदा नंबर 2 भी बन चुके और एक लेवल के ऊपर इस बात का आगाज़ हो चुका है कि 28वीं आईनी तरमीम को बजट से पहले किसी न किसी सूरत मंजूर करवाया जाए। ये कैसे मुमकिन होगा और इसके मुमकिन फीचर्स क्या होंगे, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने बानी PTI की रिहाई के लिए अपनी तहरीकें शुरू की, मुख्तलिफ एफर्ट्स की, लेकिन अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई की बजाय उनको हस्पताल मुंतकिल करने के ऊपर एक वार्निंग दे चुकी है, एक डेडलाइन दे चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI को हस्पताल मुंतकिल करवाने के लिए क्यों इसरार कर रही है, और महमूद खान अचकज़ई की जो धमकी है कि अगर बानी PTI से मुलाकातें नहीं होती तो पार्लियामेंट बंद करवा देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर सोच क्या रही है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि ब्रिक्स के इजलास के मौके के ऊपर बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा है इंडिया को, और लेकिन उसके बावजूद इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लगता ये है कि उनके होश काफ़ी हद तक ठिकाने आ चुके हैं और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि IMF ने पाकिस्तान के आइंदा माली साल के बजट के पेश नज़र बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी करने के साथ साथ 11 शराइत इम्पोज करने का मुतालबा किया है, जिसके नतीजे में महंगाई का एक नया तूफान सामने आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो हुकूमत के वो दावे जिसमें आवाम को रिलीफ मिलना था आखिर वो कब सच साबित होंगे, इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे तजज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। जी बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वक्त भरपूर कोशिशें की, तहरीक चलाने का सिलसिला शुरू किया कि बानी PTI को रिहाई दिलवाई जा सके, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। और अब डेडलाइन दी गई है कि बानी PTI को 7 रोज़ में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। ये डेडलाइन देने की नौबत क्यों पेश आई, और अगर अभी भी 7 रोज़ के अंदर हुकूमत उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस बचे हैं कि वो हुकूमत के ऊपर कोई दबाव बढ़ा सके, ये बानी PTI की सेहत के हवाले से जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस कर सके। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। बात यह है कि पाकिस्तान के अगर कानून इंसाफ होता तो आज इमरान खान साहब नाकैद ना होते, आज लोगों पर गोलियां ना चलाई जा रही होती, उनकी एहलियां ना पाबंद सलासल होती, बहनों पे मुकदमात ना होते, पार्टी कारकुनान, लीडरशिप, हम सब पे मुकदमात ना होते, जजेस आज महफूज होते, साफी आज महफूज होते, हर मकातब फिक्र के लोग जो हैं वो एहतजाज करने वाले, चाहे किसान हो, चाहे TLP के लोग हों, हर किस्म के लोग जो हैं वो महफूज होते। यही वजह है कि यहाँ इंसाफ नहीं है। हम अदालतों में जाते हैं, अदालतें इंसाफ नहीं देती, हम एहतजाज करने निकलते हैं, वहां गोलियां चलाई जाती है। तो हम तो हर सतह पर 2-2.5 साल से जदोजहद कर रहे हैं। अभी मंगल को दोबारा जो हम जाएंगे, कॉल जो हमने दी हुई है कि अगर मंगल तक आप हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं करेंगे, और वो जायज डिमांड, वो डिमांड क्या है, वो ये है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनकी जाती निगरानी, मालिजीन की निगरानी के अंदर किया जाए, और फैमिली रुफका की
वहाँ मौजूदगी हो। तो पंजोता साहब, अगर इस डेडलाइन के बावजूद अगर उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता तो ये जो एहतजाज है ये सिर्फ एक रोज़ का एहतजाज होगा या कंटिन्यूसली फिर आप एहतजाज करेंगे, एहतजाजी मोड में होंगे और पार्टी ने इस हवाले से प्रॉपर प्लानिंग कर ली है कि वो इस मरतबा अपना मुतालबा पूरे होने तक एहतजाज खत्म नहीं करेगी? जी, इस दफा प्रोग्राम तो यही है कि धरना जो है कंटिन्यू होगा। बाकी बुध का भी बिल्कुल सरप्राइज होगा, जुमरात का भी सरप्राइज रखा होगा। हमने मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर रखे हुए हैं कि वहां से अगला अमल क्या होना है, क्या करना है, किस तरह से हमने इस जेली निज़ाम के ऊपर प्रेशर डालना है अपना एक आईनी और कानूनी हक लेने के लिए, जो हम डालेंगे। ठीक। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इससे पहले मुख्तलिफ ऑप्शंस आपने एक्सरसाइज किए, आप बाहर निकलते हैं, लाठी चार्ज होते हैं, मुकदमात का सामना करना पड़ता है, कहीं रिलीफ नहीं मिलता, तमाम ऑप्शंस को पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सरसाइज कर चुकी। अगर वहाँ से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो फिर आपकी सियासी क़यादत को हुक्मरान जमात के साथ बैठकर, सियासी लीडरशिप के साथ बैठकर कोई सियासी बातचीत, सियासी मकालमा, कोई मफाहमती अंदाज में कोई बातचीत के ज़रिए से कोई सियासी रास्ता निकालने में पीटीआई को क्यों कोई कबाहत नजर आती है? चूंकि बाकी जगहों पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा, तो फिर बातचीत कर ली जाए, क्या समझते हैं? लेकिन जो वजीर आजम ये कह रहे हों कि मैं पूछ के बताऊंगा, आप समझते हैं कि उनके पास इख्तियार है मुलाकात कराने का? आजकल के पास तो बड़े इख्तियार हैं, आलमी सतह के ऊपर भी, आलमी सतह के ऊपर भी उनके इख्तियार को तस्वुर किया जाता है। जो वजीर आजम के, सुन लीजिए ना, जो वजीर आजम के पीछे वजीर आजम है, जो बादशाह है, वो तमाम मामला को कंट्रोल कर रहे हैं। ये नून लीग के लोग कहते हैं। तो हम इस निज़ाम चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत हो, यहाँ इंसाफ हो, या पार्लियामेंट का तकद्दस का ख्याल रखा जाए, या अदलिया आज़ाद हो, या लोगों को हकूक हासिल हो, जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। इनके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं। ये कठपुतली हैं जो अपने हल्के हार के आके बैठे हुए हैं, और जिनको ये सीटें दी गई हैं, जिनको ये इक़्तिदार दिया गया है, वो जो एक जेली तरीके से आया होता है, उसकी कोई अपनी अखलाकी जरूरत नहीं होती कि वो किसी जगह पर स्टैंड कर सके, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कहना कि भाई हाँ भाई, तुम मेरे गल करना, कौन है तुम, तुम्हें पता नहीं है कि तुम अपना वाट भी आ रहे हो, चुप कर। तो इनकी ये औकात है। तो पंजोता साहब, ये नून लीग के लोगों ने आपको बताया कि हम बेख्तियार हैं, कंट्रोल कुछ किसी और के पास है? जी बिल्कुल, नून लीग के लोग भी बताते हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी बताते हैं। तो ये मुसब्बते तरमीमों के जब इनके पास आते हैं तो किसी एक दो का नाम बता हमें मिला है। अच्छा, या तो किसी और ने किया है, तो हम मजबूर हैं जी। हमें ज़ाहिर बात है, आगे इमरान खान का चेहरा दिखाया जाता है, भाई वो आएगा तो दोनों अंदर पा देगा, तो लिहाजा हम मजबूर हैं जी। हम जी, आपको पता ही है। तो कोई ऐसे दिल शिकन एक दो लोगों का नाम ही बता दें जो इतनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करते हैं पंजोता साहब। हर प्रोग्राम के अंदर अक्सर लोग जो बैठते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो सारी की गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड, चलो जी, ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर लेते हैं। पंजोता साहब, ये बताएं कि आप जब आपको हुकूमत मिलती है उस वक्त अपोजिशन को तस्लीम नहीं करते, हाथ नहीं मिलाना गवारा करते। आप जब आप अपोजिशन में आए तो हुक्मरानों को नहीं तस्लीम करते। जमहूरियत तो ऐसे नहीं चलेगी, आपको किसी न किसी को तस्लीम तो करना पड़ेगा। आप फिर उधर ही देखते हैं जहाँ से कहते हैं हमारे ऊपर अजाब नाजिल हुए हैं, फिर उम्मीदें सारी आपने उधर ही लगाई हुई हैं। यार देखें, पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो एक इबादत है। उसको अगर आप इबादत समझ के करें तो आप जो है वो घर से बाहर निकलते हुए भी सोचेंगे कि मैं सरकार का एक पैसा भी ज़ाया ना करूं, क्योंकि ये आवाम का पैसा है और आवाम की तरफ जाए। आपके मुल्क को लूट के खाने वाले लोग, आप ये इक़्तिदार के अंदर आने से पहले कहें कि हम हर चीज का एहतसाब करेंगे और कौम का पैसा जो बाहर लेके जाके जी 21 मीटिंगें, 22 मीटिंगें, 25 मीटिंग्स जो हैं वो जेल के अंदर नवाज शरीफ साहब या दीगर उनके लोग जाकर करते थे। साफियों तक को इजाजत होती थी, उनकी जितने रहनुमा जाते थे, किसी पे कदगन नहीं था। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, बुनियादी झूठे मुकदमात हैं, इंशाल्लाह ताला हम उनको तो निपटेंगे और फेस भी कर रहे हैं। हम ना भागे हैं ना स्टाम्प देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो खान साहब का हक है कि उनका इलाज तो प्रॉपर होना चाहिए, उन तक उनकी फैमिली की रसाई। अब कैसे कुलभूषण यादव को प्रोटोकॉल है, उसकी फैमिली आके मिल सकती है, लेकिन इमरान खान की नहीं। क्या इमरान खान जो है वो कुलभूषण यादव से भी बड़े दहशतगर्द हो गए? क्या उन्होंने जो अमेरिका के जासूस हैं उनसे भी उनकी बड़ी सजा है कि वो जो है उन तक मुलाकातें सारी बंद की हैं? तो हमें पता है कहाँ से ये सारे खिलौने जो हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, कहाँ ये सारी तारें जुड़ती हैं। बहरहाल इंशाल्लाह ताला हमारी जदोजहद जो है वो जारी रहेगी। जदोजहद जारी रहेगी, बिल्कुल ठीक। जो आपकी जदोजहद है उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी यूनाइट हो और एक मजबूत तरीके से आप आगे बढ़े। लेकिन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली का इजलास चल रहा होता है और जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात इकबाल अफरीदी साहब और जुनैद अकबर साहब ने एक दूसरे के ऊपर लगाए, उसके बाद लगता तो ये कि पार्टी का जो तंजीमी ढांचा है वो बुरी तरह से बिखर चुका है।
तो ऐसे हालात में आप समझते हैं कि वो डेटरेंस क्रिएट कर पाएंगे, हुकूमत को दबाव बढ़ा पाएंगे जब अब अंदरूनी तौर के ऊपर आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है? नहीं, जो निशाना आपका जेली निज़ाम है ना जी, वो तो बड़ा क्लियर है। बाकी इख्तलाफात आपस में बिल्कुल हैं और जमातों में भी होते हैं। हमारी जरा बड़ी जमात है, उसमें जरा ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो इख्तलाफात होते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि हाथापाई वाला कोई अच्छा अमल है। करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, वो नहीं होनी चाहिए। हमारा फोकस वहीं होना चाहिए। कोशिश मेरी यही होती है और मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ कि आप अपना निशाना सीधा कीजिए। मेरे कई लोगों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं बताता। वजह क्या है? वजह ये है कि जब आपका काज बड़ा होता है ना, तो काज को आप सपोर्ट करते हैं, काज की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी चीजें करके फिर जो काज है उसको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, जिसकी मैं समझता हूँ कि जितना बुरा कहा जाए ये गलत है। बिल्कुल ठीक। सर, महमूद खान अचकज़ई साहब वो भी बड़े मुतफिक्र हैं, बड़ी कोशिशें की हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई हो सके, लेकिन नहीं हो पा रही। इस पर तो उन्होंने कहा है कि अगर आप रिहाई न मिली, उनकी रुकावटें खत्म ना हुई, तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर देंगे। कोई ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी स्ट्रेटजी मौजूद है कि पार्लियामेंट को पीटीआई मिलकर महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन इत्तेहाद बंद कर सके? बिल्कुल बंद करना चाहिए अचकज़ई साहब को। मैं तो समझता हूँ 2 महीने पहले ही बंद कर देना चाहिए था। बिल्कुल, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि मुज़ामत बाहर भी दिखाएं भरपूर और असेंबली के अंदर भी दिखाएं, इस जेली निज़ाम को ना चलने दें। अपोजिशन का यही किरदार होता है कि जो नाहक चीजें हो रही हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं, उन पे रेजिस्टेंस दिखाएं, उन पे नजर आए कि आप गुड्डी गुड्डा नहीं खेल रहे, कि आप आपस में सारे सेट हैं, शादियों में भी आ जा रहे हैं, तस्वीरें बन रही हैं, ये वो जो अवाम के जज्बात हैं उसकी अक्कासी करें। बिल्कुल ठीक। नहीं, मेरे पंजोता साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं ख्वाजा मतीन साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। खास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कोशिशें, दावे, मुतालबे सब जारी हैं। मुख्तलिफ तहरीकें शुरू होती हैं, कभी रिहाई फोर्स बनती है, कभी धरने की बात की जाती है, कभी अडयाला जेल बाहर जाकर सब कुछ बंद करने की बात की जाती है, पाकिस्तान की अहम शहराहें बंद करने की बात की जाती है, सूबों के अंदर जाके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और सिंध के अंदर जाके लॉबिंग करते हैं। लेकिन वो कोशिशों का मरकज़ व महवर था कि बानी पीटीआई को रिहा करवाना है, रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। जो मुफाहमती अमल था उसकी तरफ वो लौटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वो डेडलाइन दी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कि अगर 1 हफ्ते के अंदर, 7 रोज़ के अंदर बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया गया तो फिर वो एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। और भी कुछ बहुत कुछ उनके माइंड के अंदर है। तो पीटीआई ने रिहाई से हॉस्पिटल मुंतकिली के लिए तहरीक चलाने के ऊपर इतना फोकस क्यों कर दिया है? क्या अब रिहाई को उनको लगता है कि उनकी एहतजाजी तहरीक में, उनके स्ट्रीट पावर में इतना दमखम नहीं रहा कि बानी पीटीआई को हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करके वो रिहाई करवा सकें? भट्टी साहब, मैं सदके जाऊं जनाब सुहेल खान अफरीदी के ऊपर कहाँ बड़ी बड़ी बड़के मारकर आए थे। ये उनके जारखाना जो बैट्समैन थे सुहेल खान अफरीदी, आएंगे छक्के मारेंगे, ये तो इस मैंडेट के साथ आए थे। ये तो अली मीन गंडापुर साहब को जो गालम गलोच की है पीटीआई का जो ब्रिगेड है, इन्होंने तो कह रहे थे कि ये सुहेल खान अफरीदी तोप चला देंगे, ये तो मिनटों का काम है, खान को जेल से निकाल कर ले जाएंगे। बात अगर भट्टी साहब ये खान की रिहाई से चलते चलते अगर जेल मुंतकिली तक आ गई है तो फिर मैं कहना है कि पंजाबी के अंदर ने फिर सुलह कर लेनी चाहिए। तो ये चले कहाँ से थे? इनके बुलंदोबाग दावे देखें और आ कहाँ तक गई है बात कि जेल मुंतकिल करें। जो लीडरशिप पैसे बनाने पर लग जाए वो क्या तहरीक चलाएगी? ये तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जो वसाइल इनको मिले हैं, मुझे बताएं कौन सा मनसूबा शुरू किया है? क्या इनको फंड्स नहीं मिल रहे? पंजाब में तो देखते हैं काम हो रहा है, फलां हो रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब हम काम करेंगे। कब काम करेंगे? 15 साल इनको इक़्तिदार में हो गए हैं, काम करना है, कब काम करना है? कबीना की तादाद कम थी, अब कबीना के अंदर 6 नए वज़रा शामिल किए जा रहे हैं। तौसीक़ की जा रही केपी कबीना में 4 मुशीर और 8 मावनीन। और लूटे फिर तो कुछ काम और लूटे, सरकारी वसाइल को लूटें। ये 6-7 वजीर और आएंगे, इनको नई गाड़ियां दी जाएंगी। ये तो अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। खिदमत मुझे बता दें, उनका 0 टॉलरेंस रही है। मैं कहता हूं 15 सालों में करप्शन के खिलाफ चली है। 15 सालों में सबसे ज्यादा करप्शन पख्तूनख्वा में है। आप कोई भी सर्वे निकाल के देख लीजिए, पूछ लीजिए इनसे ये क्या करते हैं। ये तो नगद पैसे लेते हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें तो जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। ये तो पैसे के बगैर काम ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा पंजोता साहब, आप खुद माहिर कानून भी हैं और मुल्क की आइनी और कानूनी ढांचे पर भी आपकी कड़ी नज़र है। हुकूमत परेशान है कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उसके लिए ज़रूरी है कि 28वीं आइनी तरमीम की जाए, जिसमें NFC अवार्ड है, जिसमें सूबों का क्याम का मामला है, वोटर्स की उम्र बढ़ाने का मामला है और बहुत से गवर्नेंस के अहम स्टेप्स लेने की तैयारी हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ खदशात भी हैं, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हुकूमत की शख्सियात कॉन्फिडेंट दिखाई देती है कि अगर पीपल्स पार्टी भी साथ नहीं देती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिनकी हैसियत आज़ाद है, हम उनको साथ मिलाकर आइनी तरमीम कर सकते हैं। आपके नॉलेज में कोई ऐसा है कि कोई ऐसा राब्ता किए जा रहे हैं आपके अरकान के साथ, और हुकूमत ये इस तरीके के साथ पीपल्स पार्टी साथ ना भी दे तो PTI के आज़ाद अरकान की हमायत हासिल करके आइनी तरमीम कर सकती है और PTI पे लोग उनको हुकूमत को फैसिलिटेट कर भी देंगे? कोई कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपको इस हवाले से? देखिए, पहला माहौल जो आपने पूछा है कि आईनी ढांचे को बखूबी देखते हैं, अभी तो कोई आईनी ढांचा रहा ही नहीं है। आईनी खत्म हो गया। अब तो इन्होंने उसको जिस तरह हर रोज उसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, तो आइन तो खत्म हो गया। लेकिन सर अपनी मर्जी के मुताबिक KP में आपकी हुकूमत है सर जी। नहीं, देखें, वो उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं ना। इस जो वो हमारी हुकूमत है, वहां भी गवर्नर राज के हवाले से इख्तियार जो है सुनने में आ रहा है कि वो जो है आईनी अदालत को देने जा रहे हैं, तो वो शिक भी खत्म कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद इस 28वीं तरमीम के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये आइन जो है PMLN का और पीपल्स पार्टी का और उनके इत्तेहादियों का, ये पाकिस्तान का आइन नहीं। पाकिस्तान का आइन ये है जो पाकिस्तान की अवाम को बुनियादी उनके हकूक दे, जो जिसमें पार्लियामेंट हो, मुकरना हो, अदलिया हो, इंतजामिया हो, हर तरह के जो जितने भी विंग्स हैं उनको अपने अपने इख्तियारात हासिल हों, तमाम आज़ाद हों, जिसमें अदलिया की आज़ादी के साथ साथ पार्लियामेंट का तकद्दस हो, जिसमें सूबों की खुद मुख्तारी हो, जिसमें हर शख्स को उसका हक मिले। क्योंकि देखें, आइन ये होता है कि जो अवाम की अक्कासी करता है कि एक खित्ते के अंदर लोग रहने वाले जो हैं वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उनके हकूक की कैसे हिफाजत होगी, उनके जानो माल की कैसे हिफाजत होगी, उनके साथ कोई ज्यादती होती है तो उनके लिए क्या क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल होंगी, तो वो उसकी फैसिलिटेशन के लिए होता है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ कोई दरखास्त देने जाए तो क्या आप समझते हैं कि कोई इंसाफ, मैं कंटेंट पटिशन लेकर कई माह से हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, हाई कोर्ट का हुक्म है उसके बावजूद भी, लेकिन वो नहीं लग रही क्योंकि बादशाह सलामत का पीछे से हुक्म है कि आपने मामलात को इस तरह से चलाना है। तो ऐसे तो नहीं मुल्क चलता। जो तरमीमें पहले की गई हैं उससे क्या पाकिस्तान के अंदर बेहतरी है? क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी? क्या पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी? क्या महंगाई खत्म होगी? क्या पाकिस्तान के अंदर अमन आ गया? क्या पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक होगी? क्या पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां खत्म होगी? क्या पाकिस्तान के अंदर जिसको धमकाना बंद हो गया? क्या लोगों को अगवा करना बंद हो गया? क्या सरमायाकारी के अंदर इजाफा आ गया? पाकिस्तान के अंदर चीजों की कीमतों में कमी आ गई? क्या तेल की कीमतों में कमी आ गई? क्या पाकिस्तान में लोग खुशहाल हो गए? क्या पाकिस्तान जो है वो दुनिया के टॉप 5 मुल्क के अंदर पहुंच गया? कहां पहुंचा है? बिल्कुल जो पहले तरमीमें की गई हैं वो भी मुल्क के खिलाफ है, मुल्क की अवाम के, वो मुल्क के लिए नहीं है, वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। ताहयात इस्तिस्ना लेने के बावजूद इनको सुकून नहीं आ रहा, तो अब 28वीं तरमीम भी कर लें, सुकून तो इनको कब्र में नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में तो इनको सुकून आ नहीं रहा। बिल्कुल ही पंजोता साहब, आपने एक तवील फहरिस्त गिनवाई है उन मसाइल की, उन इस्लाहात की जो नहीं हो सकी। खास साहब, 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही है, आप भी कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आप अपने पास लेके आए हैं, अगरचे कि वफाकी वज़ीर कानून ने इशारा भी किया है कि 28वीं आइनी तरमीम मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन वो इस इंप्रेशन को डिस्पेल भी कर रहे थे कि अभी तो हम अपने इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे, बड़ा अहम मामला है, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपके पास जो खबर है आपके मुताबिक कि बहुत कुछ हो चुका है और हुकूमत की अहम शख्सियात, नून लीग की अहम टॉप लीडरशिप डिटरमिंड है कि बजट से पहले 28वीं आइनी तरमीम को होना चाहिए। क्या करना उसमें चाहते हैं 28वीं आइनी तरमीम के अंदर? और अगर पीपल्स पार्टी नहीं कायल होती, जो कि अभी तक इतलात ये हैं कि वो नहीं मान रहे उन मामलात के ऊपर, उनके साथ अगर कोई गिव एंड टेक नहीं होता, तो फिर कैसे तो तहसीत पूरी होगी? आपको बता दूं बड़ी साहब एक और बात, ये जो मार का हक के बाद ना मुल्क के खित्ते के चैलेंजेस और अहदाफ बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। ठीक, ये जो मौजूदा महासल है ना, जो असल झगड़ा है, जो तनाज़ा है, इसकी जो मौजूदा तकसीम है, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं, इससे मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा, ठीक है ना, कोई माने या ना माने, तो फिर क्या करना होगा? कोई हुकूमत में रहे या ना रहे, अच्छा, ये महासल की तकसीम का फार्मूला हर कीमत पर तब्दील होना है। और जो आप सवाल किया था आपने, अगर पीपल्स पार्टी शामिल हो जी, फिर भी ठीक है,
अगर पीपल्स पार्टी राजी ना हो तो फिर भी ठीक है, फिर भी तादाद पूरी करने वालों ने तादाद पूरी कर ली है। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं। और फार्मूला इस पर क्या लगना है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब का आपने सुना हो शायद, उन्होंने कहा था कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, वो कह रहे थे स्कीम लॉन्च हो चुकी है। हाँ, तो वो स्कीम वाकयातन उनकी बात की मैंने पता किया है, मालूम किया है, तो वो स्कीम लॉन्च हो चुकी है। अच्छा। आपको बता दूं ये बात, तो ये चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं और कभी इम्कान है कि बजट से पहले ये सारी चीज़ें समेट ली जाएं। ठीक है। और जो लंदन में आए रोज़ वाक़यात होते हैं, जो भी लीडर जाता है उनसे बदतमीज़ी करते हैं, इस तरमीम में उन लोगों का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। अच्छा, वो क्या है जी? वो क्या बंदोबस्त वो बताते हैं आपको। जो वोटर की उम्र है 18 वर्ष, इसको भी आगे 20 या 24 के दरमियान तक इस वोटर की उम्र को ले जाया जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं। वैसे आइडियल तो 25 होनी चाहिए, 25 साल। मतलब ये जो साहब राय की बड़ी तवील बहस है, जो इल्मी बहस है, लोग करते हैं ना कि 18 वर्ष का बच्चा क्या राय देगा। कुछ लोग कहते हैं जिसकी एजुकेशन हो वो राय दे। इसमें बड़ी बहस है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें मसवदे में छन छन के किसी ने कुछ झांक के देखा है ना, उसमें ये भी चीज़ें हैं। और एक और उनके लिए भी एक सरप्राइज़ है, सेल खान फरीदी के लिए भी। अच्छा। हाँ जी, पहले गवर्नर राज लगाने के लिए जी आपको उसी असम्बली से मंजूरी लेना पड़ेगी। अब वो भी काम समेटा जा रहा है इसी तरमीम के अंदर। अब किसी से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी आपको। अच्छा, ये मामला जाएगा वफाकी आईनी अदालत के पास और वहाँ सारा काम वो उसको इंडोज कर देगी गवर्नर राज। ये दलाल है, मोहर लगेगी और नाफज। अच्छा जी नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं कि खित्ते में पायदार अमन हो, जिस मकसद के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान पहुँचे, जहाँ पर ईरानी हुकाम के साथ दो तरफ़ा वो मुलाकातें करेंगे। और इसके साथ साथ खालिद साहब से हम जानेंगे ब्रिक्स का भी कुछ अहवाल। खालिद साहब, मोहसिन नकवी साहब के इस दौरे को किस निगाह से देखते हैं? पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हुआ, और कुछ ब्रिक्स का हवाल भी आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब का अचानक गैर रनिया दौरा है ईरान का, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सालसी की पसे पर्दा कोशिश जारी थी वो अब किसी शख्सियत का पैगाम लेकर पहुंचे। वादे कर देते हैं, फील्ड मार्शल ने कोई उन्हें अहम पैगाम देकर वहाँ भेजा है ईरान के अंदर। ब्रिक्स पे आता हूँ। ब्रिक्स वज़ारा ख़ारजा का इजलास दिल्ली में हुआ इंडिया की मेज़बानी के अंदर। वहाँ इंडिया ने जो मेज़बानी की और ब्रिक्स में ये था, ईरान ने मुतालबा किया जी एक मुत्तफ़िका अलामिया जारी करें जिसमें मजम्मत करें मुझ पर नजायज़ हमला हुआ है, अमेरिका और इसराइल ने किया है। तो वहाँ से इंडियन भी भाग गए, सारे भाग गए, बल्कि मुत्तफ़िका अलामिया जारी नहीं हो सका। ये जो उसने एक इजलास सजाया था, मेज़ सजाई थी, चौधरी बनने की कोशिश की थी, एक मरतबा फिर बेनकाब हुआ। घनावना चेहरा, बदनीति, ईरान की हमायत नहीं वहाँ कर सका और अगले दिन ये पहुँच गए, यूएई पहुँच गए। ठीक है ना। तो इस बार जो ईरान ने वहाँ जो सख्त तरीन रवैया अपनाया है, अरब अमारात के नए वज़ीर ख़ारजा वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं और खुफिया तौर पर मदद कर रहे हैं, तो आप मजम्मत करें। क्यों फिर इतनी तलखी बढ़ी, जयशंकर को मुदाखलत करना पड़ी और ये सारे का सारा इजलास वो है झगड़े की नज़र हो गया। और ब्रिक्स से जो उम्मीदें लगाई हुई थी इंडिया ने, वो सारी की दारी इंडिया जो है ना बीच राह में फूट गई। बिल्कुल ठीक, इंडिया बीच राह फूट गई। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक के बाद कुछ मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे मुल्क की मौशी सूरत हाल की। जब वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट तैयार करने का सिलसिला शुरू कर चुकी है, IMF का भी इसके ऊपर काम जारी है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से काफ़ी अरसे से अवाम को ये तसल्लियाँ भी दी जा रही थी कि आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, जो सैलरीड क्लास है उनके इनकम टैक्स की शरह उनके लिए कम की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और सामने आया, जहाँ पर IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम सेक्टर, बिलखसूस गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे समेत 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। 430 रुपये के इजाफी टैक्स भी लगेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में रिलीफ कैसे मिलेगा, कितना मुश्किल आइंदा माली साल का बजट हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियत डॉक्टर खकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर IMF की पेट्रोलियम सेक्टर समेत बिजली पर भी, बिजली में कीमतों में इजाफे समेत 11 नई शराइत सामने आई हैं। 430 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की बातचीत की जा रही है, लेकिन हुकूमत तो कह रही थी कि हम आने वाले साल के बजट में कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ मिले, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिले। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको कैसा लग रहा है, ये बजट महंगाई कंट्रोल होती हुई दिखाई देती है आपको?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आर्ग्यूमेंट जो है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान में जो टैक्स की शरह है, जो टैक्स का निज़ाम है, उसकी आसानी, ये दोनों चीज़ें जो हैं आई थिंक इस बजट में हमें करनी चाहिए। ठीक। आई थिंक इनिशियली अथॉरिटीज़ ने ठीक तरफ पॉइंट किया। अगर आप पाकिस्तान का ये देखिए कि एक सुपर टैक्स 10% पे है, एक इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग पे 29% टैक्स है, इन सबको मिलाएं, बाकी को इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स है वो मिलाएं, ईओबीआई, तो ये तकरीबन 54% के करीब चला जाता है। अगर इस तरह रखेंगे तो जो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट का निज़ाम है वो कभी भी हम पनपने के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह पर्सनल इनकम टैक्स का रेट 38% बहुत हाई है, इसको भी कम करना चाहिए। और जो बेसिक स्लैब 6 लाख रुपए की है सालाना की, जिस पे एग्जेम्पशन होती है, उसको भी बढ़ा के 8 लाख की तरफ ले जाना चाहिए। अगर ये बातें सारी सही हों तो हमें फिर तो आईएमएफ से गुफ्तगू करनी पड़ेगी ना कि इसको आगे कैसे लेके जाएं। मैं श्योर हूं कि अथॉरिटीज इस बात को समझती हैं कि ये काम आईएमएफ के साथ करने वाला है। इसके साथ साथ एक एक्सपेंडिचर में जो रिफॉर्म होने वाला है, मैं हर दफा कहता हूं ये बात कि वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और उसको भी जरूर करना चाहिए। आई थिंक दिस इज हाउ लार्जली द बजट मस्ट बी फ्रेम्ड। डॉक्टर साहब, वज़ीर पावर वैस लगारी साहब ने कौम को नवीद दी कि बिजली इतनी सस्ती करेंगे कि आप दिन के औकात में बैटरीज के ज़रिए से बिजली स्टोर करेंगे और पीक आवर्स में उसको इस्तेमाल करेंगे और बिजली इंतहाई सस्ती हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आईएमएफ ने शर्त आयद की है कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करें। इसकी सर क्या वजह? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि वो ये कहते हैं कि जो टाइम पर नेपरा या ओगरा इजरा करता है बिजली और गैस की कीमत का, आप उसी टाइम पर विद व्हाटएवर सब्सिडी यू वांट टू गिव उसको पास ऑन करें, ये कहा जा रहा है। अब वो तायुन क्या होगा, अगर तो मतलब आप सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो बिजली की जो इस वक्त की कीमत है वो आप मतलब नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये फौरी तौर पे कोई नीचे आ जाएगी। इसका मतलब यूं है कि आप बिजली की जो कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं उनके बढ़ने की शरह में ये देख सकते हैं कि ऐसा नुमाया इजाफा ना हो। सो उसके लिए आपको काम करना है। आईएमएफ के मुताबिक जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो रिकवर करनी है। कॉस्ट ऑफ सर्विस को नीचे लाने के लिए एक एनर्जी सेक्टर का तंजीम नौ, जिसका मतलब डिस्कोस के लॉसेस, जनरेशन के लॉसेस, ट्रांसमिशन के लॉसेस, इन सब को ठीक करना है, एक कंपेटिटिव मार्केट बनानी है। आई थिंक वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग। इफ वी आर एबल टू डू ऑल दैट तो जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान में भी बिजली की जो कीमतें हैं और जिस तरह से बढ़ी हैं हम उनको मैनेज कर सकें। बिल्कुल ठीक। सर, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, एसएफसी ने क़याम अमल भी है तो बहुत से ऐसे इकदाम किए जिसके नतीजे में सब की तवज्जो भी हासिल की, लेकिन कुछ अरसे से बिल्कुल डॉर्मेंट दिखाई देती है। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि एसएफसी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को जम करने का फैसला किया गया है ताकि मजीद बेहतर अंदाज में काम कर सके। आप किस निगाह से देखते हैं कि ये मर्जर गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने और मुल्क के अंदर मौजूद सरमायाकारों को जिन मुश्किलात का सामना है उनको ख़त्म करने के अंदर कितना माविन साबित हो सकता है? पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल में 1.5-2 अरब डॉलर से ऊपर जो है ऑन दी एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं आई, जिसको एफडीआई कहते हैं। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 14% पे है। अगर ममालिक इंडिया या वियतनाम या ईस्ट एशिया से कंपेयर करें वो 25+ पे हैं, चाइना 30+ पे है। सो वी रियली नीड टू रीथिंक कि इन्वेस्टमेंट का निज़ाम किस तरह से दुरुस्त होगा। डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, कंपेटिटिव मार्केट्स और सबसे ज्यादा कि किस तरह जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसको मुश्किलात हल करें ताकि वो नए इन्वेस्टर को साथ लेकर आए। आई थिंक दैट इज द वे टू। बिल्कुल ठीक, असल हल ये है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खान नजीब साहब हमारे साथ थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सब आपने भी डॉक्टर खान नजीब साहब की गुफ्तगू सुनी और हमेशा उन्होंने बड़े रियलिस्टिक तजावीज़ दी हैं और राइटली और टाइमली पॉइंट आउट किया है जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत होती है। हर बजट से पहले हर हुकूमत दावे तो करती है कि रिलीफ देंगे, लेकिन आवाम को पता है कि रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन चलें इतना हो जाए कि कोई बहुत भारी बोझ ना उन पर लाद दिया जाए। यहाँ पर बिजली सस्ती होने की हमें नवीद दी जा रही है। आईएमएफ कह रहा है कि बिजली मज़ीद महंगी करें, गैस महंगी करें, पेट्रोलियम लेवी के अंदर मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। 1727 अरब रुपये का टारगेट मुकर्रर किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल मज़ीद महंगा होगा। इन हालात के अंदर हुकूमत के अंदर से हुकूमती हल्के पहले बड़ी अपने गवर्नमेंट को तनकीद कर रहे हैं कि कुछ रिलीफ दें। अब महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो इन हालात के अंदर कैसा बजट बनता हुआ दिखाई देता है आपको? देखें भट्टी साहब, जब से हम पैदा हुए हैं उस वक्त से जब से बजट आता है
तो जो गरीब आदमी है वो इस इंतज़ार में होता है पता नहीं कौन सा बम फटने वाला है जी। यानी कि बजट एक खौफ की अलामत है, रिलीफ की अलामत कभी भी नहीं रहा। लेकिन इन हालात में जो आप बता रहे हैं, अभी मुझे बताएं कि 160 रुपये लेवी की जो बात हो रही है, ये मुझे बताएं पेट्रोल एक लीटर में कितना होता है, उसमें आपने 160 रुपये, कोई होश। इससे जब भी आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते हैं, ये बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिया ना कि आप लेवी बढ़ाते जाएं, यानी कि डायरेक्ट जो टैक्स है उसको ले लें, वसूल कर लें। मोटरसाइकिल वाले से भी उतना टैक्स लें, लैंड क्रूजर वाले से भी पेट्रोल 1 लीटर पे उतना लें, ये तो भी तो नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी भट्टी साहब इसे जुल्म कहते हैं। ये कब से कह रहे हैं कि हमने जनाब इस पे कोई पॉलिसी बनाएंगे, जो मोटरसाइकिल वाला है, जो छोटी गाड़ी वाला है, लेके आ रहे थे, कोई डिजिटल सिस्टम किधर गया सिस्टम? वो कोई सिस्टम हमें तो नजर नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि अगर रिलीफ नहीं दिया नून लीग ने लोगों को इस बजट में, चाहे कहाँ से काटें, अपने अखराजात, अपनी अयाशियाँ, अपनी लग्जरी कम करें, जो गरीब आदमी है बिल्कुल मरमुक गया है। आपने अगर ये बजट अवाम को रिलीफ न दिया तो मुझे ये इस बजट के बाद ये जो हुक्मरान है यहाँ नज़र नहीं आ रहे। लोगों में इतना लावा पक गया भट्टी साहब कि आपके गुमान में भी नहीं है। आप किसी आम रेडी बान को जाके पूछें, किसी रक्षा चलाने वाले से बात करें, किसी तंदूर चलाने वाले से जाके बात करें, लोग बिल्कुल यानी कि वो कहते हैं नक्को नक हो गए नहीं, बिल्कुल। अब उनकी गुंजाइश ख़त्म हो गई है। ठीक। आपने अब रिलीफ फ्राहम किए बगैर कोई चारा नहीं। लेकिन जो आ रहे हैं शवाहिद, जिस तरह के फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, रिलीफ का अमकान तो कोई नहीं है। तो अगर लोगों को रिलीफ नहीं देंगे तो लोग जब हुक्मरानों को मुस्तरद करते हैं ना, तो फिर आपने दुनिया में भी इसके नक्शे देखे हैं और पाकिस्तान में भी देखे हैं, फिर लोग आपको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। बाकी फैक्टर्स तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर IMF ने कहा था कि अखराजात कम करें, अपना जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और जो टैक्स नेट है उसका जो उसका साइज़ है उसको बढ़ाएं, अगर वो आप नहीं बढ़ा पाते तो पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए से उसकी जबरी तौर के ऊपर भी रेवेन्यू कलेक्शन दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में अभी वक्त है हुकूमत को इस मामले पर ज़रूर संजीदगी से गौर करना चाहिए। जी नाज़रीन, बात करेंगे पाक बहरी की उस हिकमत अमली की जिसने न सिर्फ कौमी समंदरी सरहदों का दिफा यकीनी बनाया बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़न को भी बरकरार रखा। पाक बहरी ने स्ट्रेटजिक दूर अंदेशी, जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर ऑपरेशनल तैयारी से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान नेवी ने बर वक्त मनसूबा बंदी और कसीर जहती ऑपरेशनल तैयारी के जरिए मुमकिन खतरात का मौसर अंदाज में मुकाबला किया। बहरी दिफा हिकमत अमली ने दुश्मन की जारहाना नकलो हरकत को महदूद किया और खित्ते में तवाज़न कायम रखा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जदीद जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बर वक्त फैसलों, इंटेलिजेंस और मरबूत हिकमत अमली से जीती जाती है, और पाक बहरिया ने यही साबित किया। एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल यानी A2AD हिकमत अमली ने दुश्मन के बहरी आज़ादी को महदूद करने में अहम किरदार अदा किया। इस हिकमत अमली के तहत ऐसे इकदाम किए गए जिससे दुश्मन को किसी भी मुमकिन कार्रवाई से पहले कई बार सोचना पड़ा। यह हिकमत अमली दरअसल दुश्मन के लिए ऑपरेशनल माहौल को इतना पचीदा बना देती है कि उसकी पेशकदमी इंतहाई महदूद हो जाती है। पाक बहरिए की आबदोज़ें खामोश मगर इंतहाई मौसर दिफाई कुव्वत के तौर पर साबित हुई। इनकी मौजूदगी ने दुश्मन के एतमाद को मुतासिर किया और समंदरी बर्तरी बरकरार रखने में अपना इंतहाई अहम किरदार अदा किया। यही वजह कि दिफाई माहिरीन इन आबदोज़ों को जदीद बहरी जंग का सबसे ताकतवर और खामोश हथियार करार देते हैं। लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल तैयारों ने मुसलसल निगरानी के जरिए दुश्मन की आबदोज़ों और बहरी नकलो हरकत पर नज़र रखी। इस निगरानी ने मैरी टाइम डोमेन आगाही को मजीद मौसर बनाया और दुश्मन की ज़ेर आब बर्तरी को गैर मौसर कर दिया। पाक बहरिए की मौसर हिकमत अमली के बाइस दुश्मन के अहम बहरी असासे महफूज फासले पर रहने पर मजबूर हुए। कराची पर मुमकिन समंदरी हमला नाकाम बना दिया गया, जबकि समंदरी तिजारती रास्ते मुसलसल खुले रहे। तवानाई की तरसील, बंदरगाहों की फ़ालियत और कौमी मौशत का तसलसल, ये सब बहरी सलामती से जुड़े हैं। और इसके साथ साथ पाक बहरिया ने इसका भरपूर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ किया। नाज़रीन, पाक बहरिया ने न सिर्फ अपनी पेशेवराना महारत और जदीद सलाहियतों का मुजाहरा किया बल्कि खित्ते में एक इस्तेहकाम बख्श कुव्वत के तौर पर भी खुद को मनवाया। ये पैगाम वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपनी समंदरी सरहदों, कौमी मफादात और इलाकाई अमन की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।